कल्पना कीजिए एक ऐसे शिक्षण संस्थान की जहां जहां फर्स्ट डिवीजन आना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि नहीं है। हाँ, मतलब वो उनके लिए एक बहुत ही सामान्य सी बात है। बिल्कुल, एक सामान्य सी बात। एक ऐसा माहौल जहां लगभग 80% छात्र, और ध्यान दीजिएगा, ये कोई छोटे-मोटे 30-40 बच्चों वाले बैच का हिस्सा नहीं है, बल्कि हजारों की तादाद में है, और वे सभी शीर्ष अंकों के साथ परीक्षा पास कर रहे हैं। सही बात है, ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। तो आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री और रिपोर्ट्स हैं, उनका विश्लेषण करते हुए हम असम के होजाई में स्थित आजमल फाउंडेशन और उनके आजमल सुपर 40 कार्यक्रम के हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणामों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और इस डीप डाइव का हमारा उद्देश्य केवल इन शानदार नतीजों की तारीफ करना भर नहीं है। एकदम नहीं। हमें तो उस पूरी मशीनरी को, उस पूरे तंत्र को एक तरह से रिवर्स इंजीनियर करना है, जो जो इतने बड़े मतलब औद्योगिक पैमाने पर सफलता का निर्माण कर रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मिशन है, क्योंकि देखिए, जब कोई एक छात्र टॉप करता है ना, हम्म, तो हम हमेशा उसकी व्यक्तिगत लगन या उसकी रातों की नींद के बलिदान की बात करते हैं। हाँ, या फिर कह देते हैं कि किसी एक आध बेहतरीन टीचर का प्रभाव रहा होगा। वही तो। लेकिन लेकिन जब सफलता किसी एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर एक पूरे के पूरे समूह की पहचान बन जाती है, तो वहां व्यक्तिगत प्रतिभा का नियम लागू नहीं होता। तो फिर वहां क्या काम करता है? वहां सिस्टम और इकोसिस्टम का विज्ञान काम करता है। आजमल फाउंडेशन के जिन नतीजों का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, वे लिटरली ऐसे हैं जिन्हें देखकर देश के किसी भी बड़े और महंगे स्कूल को जलन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो खैर, बिना किसी देरी के सीधे उन चौंकाने वाले आंकड़ों पर आते हैं जिन्होंने हमारा ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के अनुसार आजमल सुपर 40 और फाउंडेशन के तहत कुल 3620 छात्र इस हायर सेकेंडरी परीक्षा में बैठे। हम्म। अब 3620 कोई छोटी छोटी रकम है नहीं। ये तो एक छोटे से कस्बे की आबादी के बराबर है। हाँ, एक अच्छी खासी आबादी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 2873 छात्रों ने प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन में परीक्षा पास की है। ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। इन आंकड़ों की विशालता को समझने के लिए ना, हमें शिक्षा के लॉजिस्टिक्स पर गौर करना होगा। लॉजिस्टिक्स मतलब आप किस तरह के लॉजिस्टिक्स की बात कर रही हैं? देखिए, 3,500 से अधिक किशोरों को, जो अलग अलग मानसिक क्षमताओं से आते हैं, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उन सबको एक साथ एक ही परीक्षा के लिए तैयार करना कोई साधारण काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर फोकस बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और अकादमिक चुनौती है। और फिर भी उनमें से लगभग 80% का फर्स्ट डिवीजन लाना, ये स्पष्ट करता है कि यहाँ मात्रा यानी क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में गुणवत्ता या क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। हाँ, ये तो है। लेकिन एक सेकंड रुके, यहाँ मेरा एक सवाल है। जी, बताइए। और शायद बहुत से लोग जो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को करीब से देखते हैं, वे भी यही सोचेंगे। हम्म। जब एक ही जगह से इतने बड़े पैमाने पर एक जैसे एकदम परफेक्ट नतीजे आने लगें, तो थोड़ा शक भी पैदा होता है। शक? किस तरह का शक? मतलब, क्या ये संभव नहीं है कि ये संस्था सिर्फ रट्टाफिकेशन यानी रटने की विद्या पर जोर दे रही हो? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। हाँ, मतलब एक ऐसी मशीनरी जो छात्रों को केवल परीक्षा पास करने के हैक सिखा रही हो, क्योंकि अक्सर जो बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं उनमें यही होता है। वे बच्चों को बस बोर्ड परीक्षा के हिसाब से एक सांचे में ढाल देते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही जायज संदेह है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हमारे पास केवल फर्स्ट डिवीजन का आंकड़ा होता ना, तो शायद हम इसी नतीजे पर पहुंच भी जाते कि ये सब रटने का कमाल है। तो फिर क्या चीज इस थियरी को गलत साबित करती है? पिच कर देते हैं। रिपोर्ट बताती है कि इन छात्रों ने कुल मिलाकर 6,228 विषयों में लेटर मार्क्स हासिल किए हैं। 6000 से ज्यादा लेटर मार्क्स, बाप रे! हाँ, और साथ ही 500 से अधिक छात्रों को डिस्टिंक्शन और 1,379 छात्रों को स्टार मार्क्स मिले हैं। तो ये लेटर मार्क्स का जो आंकड़ा है, ये उस रटने वाली बात को कैसे काटता है? इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी के नजरिए से देखें, तो किसी एक विषय में लेटर मार्क्स लाने का मतलब है 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना। हाँ, ये तो बेसिक क्राइटेरिया है। अब चाहे भाषा हो, भौतिकी हो या अर्थशास्त्र, 80% की सीमा पार करने के लिए आप केवल पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र रटकर नहीं जा सकते। सही बात है। घुमा फिरा के सवाल आ ही जाते हैं। एकदम। इसके लिए आपको उस विषय की जो मूल अवधारणाएं हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बहुत गहरी और स्पष्ट समझ होनी चाहिए। लॉजिकल है।
तो जब 3,620 छात्रों के बीच 6,228 लेटर मार्क्स आते हैं, तो इसका सीधा सा गणित ये है कि औसतन हर छात्र एक से ज्यादा विषयों में महारत हासिल कर रहा है। मतलब हर बच्चा कम से कम 2 विषयों में तो एक्सीलेंट है ही। बिल्कुल, और ये तभी संभव है जब शिक्षण पद्धति केवल जानकारी थोपने पर नहीं, बल्कि विषय को गहराई से समझाने पर केंद्रित हो। ये बात मुझे सच में एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर रही है। कैसे? मतलब पहले मुझे लग रहा था कि ये किसी कारीगर की दुकान है जहां एक एक करके कुछ बेहतरीन मूर्तियां गढ़ी जा रही हैं। लेकिन आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी असेंबली लाइन है जहां क्वालिटी कंट्रोल इतना ज्यादा सख्त है कि कोई भी प्रोडक्ट खराब निकल ही नहीं सकता। अरे वाह, वो असेंबली लाइन वाली तुलना वो इसके लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझाती है। अगर हम सुपर 40 जैसे कार्यक्रमों के मॉडल को देखें ना, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, उनका मुख्य आधार अक्सर आइसोलेशन और पीयर लर्निंग होता है। पीयर लर्निंग मतलब सहपाठियों से सीखना। हाँ, यद्यपि हमारे स्रोत में इन छात्रों की दैनिक दिनचर्या का बहुत विस्तार से उल्लेख नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ऐसे परिणाम बिना एक सघन आवासीय या केंद्रित माहौल के नहीं आ सकते। जहां वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर सकें। बिल्कुल, जब आप एक औसत छात्र को एक ऐसे कमरे में रखते हैं जहां बाकी 39 छात्र भी उसी लक्ष्य के प्रति जुनूनी है, तो वो जो पीयर प्रेशर होता है या सहपाठियों का दबाव होता है, वो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। एक हेल्दी कंपटीशन बन जाता है। एकदम सही। शिक्षक केवल दिशा दिखाते हैं, असल पढ़ाई तो छात्र एक दूसरे के साथ चर्चा करके ही करते हैं। ये जो आपने पीयर लर्निंग वाली बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 1 मिनट के लिए मैं एक और चुनौती पेश करना चाहता हूं इस पूरी चर्चा में। हाँ बिल्कुल, बताइए। जब हम ऐसे केंद्रित कोचिंग या सुपर बैच मॉडल की बात करते हैं, तो अक्सर वे किसी एक खास स्ट्रीम तक ही सीमित होते हैं। ये भी एक पैटर्न है। जैसे जैसे कोई संस्थान इंजीनियरिंग के लिए भौतिकी और गणित में बहुत अच्छा होगा, या फिर कोई मेडिकल के लिए जीव विज्ञान में बहुत नाम कमा रहा होगा। लेकिन रिपोर्ट में कुछ और ही बताया गया है। हाँ, रिपोर्ट के आंकड़े कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट में बताया गया है कि कला शाखा यानी आर्ट्स में अल नूरिन ने 96% अंक प्राप्त किए। विज्ञान या साइंस में साहिल अहमद ने 94.20% और वाणिज्य यानी कॉमर्स में शाहिद अहमद ने 92.40% अंक प्राप्त किए हैं। ये आंकड़े सच में लाजवाब है। वही तो, तीनों स्ट्रीम्स में टॉपर। ये कैसे मुमकिन है एक ही संस्थान से? यही वो आंकड़ा है जो इस केस स्टडी को सबसे अलग बनाता है। एक ही छत के नीचे तीनों स्ट्रीम्स में 92 से 96% के बीच टॉपर्स देना ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, विज्ञान पढ़ाने के लिए आपको महंगे उपकरणों वाली अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है और एक बहुत ही तार्किक गणितीय शिक्षण कौशल चाहिए होता है। हाँ, प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी हैं साइंस में। बिल्कुल, लेकिन इसके बिल्कुल उलट कला या मानविकी आर्ट्स पढ़ाने के लिए आपको एक ऐसे माहौल की जरूरत होती है जहां छात्र खुले दिमाग से सोच सकें। जहां वो डिबेट कर सकें। एकदम सही, लंबी बहसें कर सकें और समाजशास्त्र या इतिहास के लंबे विश्लेषणात्मक निबंध लिख सकें। और अगर कॉमर्स की बात करें, तो वाणिज्य के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की व्यावहारिक और वित्तीय समझ चाहिए होती है। अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडीज, उसका तरीका एकदम अलग है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। इन तीनों स्ट्रीम्स का बुनियादी ढांचा, शिक्षकों की मानसिकता और मूल्यांकन का तरीका, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। और इसीलिए ज्यादातर संस्थान किसी एक में अच्छे होते हैं और बाकी दो बस औपचारिकता के लिए, मतलब सिर्फ नाम के लिए चलाए जाते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन आजमल फाउंडेशन का ये परिणाम दर्शाता है कि उनके पास एक होलिस्टिक यानी संपूर्ण और संतुलित शैक्षिक पर्यावरण है। एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। ये बिल्कुल निवेश के उस अच्छे म्यूचुअल फंड की तरह है जहां सारा पैसा किसी एक अस्थिर स्टॉक में नहीं लगाया गया है। अरे वाह, क्या एनालॉजी दी है आपने। हाँ, बल्कि कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों के बुनियादी ढांचे और शिक्षकों पर समान रूप से भारी निवेश किया गया है। वो म्यूचुअल फंड वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट बैठता है यहाँ। और पता है, यहाँ एक बहुत गहरी सामाजिक धारणा भी टूटती हुई नजर आ रही है मुझे। वो कैसे? देखिए, अक्सर हमारे समाज में स्ट्रीम्स को लेकर एक अजीब सा पदानुक्रम या कह लें एक क्लास सिस्टम बना हुआ है। हाँ, वो साइंस बनाम आर्ट्स वाली बहस। बिल्कुल। लोग मानते हैं कि सबसे होशियार बच्चे साइंस लेते हैं, उसे कम नंबर वाले कॉमर्स में जाते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं मिलता वे बेचारे आर्ट्स लेते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है।
लेकिन समाज में गहराई तक बैठी है। लेकिन यहाँ देखिए, कला शाखा की छात्रा अलनोरिन 96% के साथ सबसे ऊपर खड़ी हैं। उन्होंने विज्ञान और वाणिज्य के टॉपर्स को भी अंकों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ये इस धारणा पर बहुत बड़ा प्रहार है। अल नोरीन का ये प्रदर्शन चीख चीख कर यह कह रहा है कि बौद्धिक उत्कृष्टता या इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस किसी एक विषय की मोहताज नहीं है। एकदम सही बात है। जब एक ही कैंपस में कला, विज्ञान और वाणिज्य के उत्कृष्ट छात्र एक साथ पढ़ते हैं, कैंटीन में या पुस्तकालय में मिलते हैं, तो एक ऐसा बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी संवाद शुरू होता है जो किसी भी छात्र के दिमागी विकास के लिए सबसे बेहतरीन खुराक है। मतलब अलग अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। बिल्कुल। विज्ञान का छात्र कला के छात्र से समाज के बारे में सीखता है और कला का छात्र तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में सीखता है। ये तो हुई कैंपस के अंदर की बात, उनके उस पूरे इकोसिस्टम की बात। लेकिन अब अगर हम इन 3620 छात्रों, उन 6000 लेटर मार्क्स और इन प्रतिशतों की दुनिया से थोड़ा बाहर आएं, बाहरी प्रभाव की ओर, हाँ, तो स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही अलग और काफी भावनात्मक तस्वीर भी दिखाती है। क्या कहती है रिपोर्ट इस बारे में? रिपोर्ट में लिखा है कि इस सफलता से होजाई के साथ साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खुशी की लहर। ये केवल एक स्कूल का नोटिस बोर्ड नहीं लग रहा है जहां बस रिजल्ट चिपका दिया हो। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पूरे समुदाय ने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। और पता है, इस खुशी की लहर वाले हिस्से को हमें केवल एक पत्रकारिता की भाषा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है। बिल्कुल, इसके पीछे का समाजशास्त्र बहुत गहरा है। होजाई, जहां से फाउंडेशन मुख्य रूप से संचालित होता है, ऐतिहासिक रूप से भारत के उन बड़े और चमकते हुए महानगरीय शिक्षा केंद्रों में नहीं गिना जाता रहा है। हाँ, मतलब ये कोई कोटा, पुणे या दिल्ली तो है नहीं। वही तो। जब किसी ऐसे टियर 2 या टियर 3 क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर के शानदार नतीजे आते हैं, तो उसका प्रभाव केवल उन सफल छात्रों तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे इलाके को प्रभावित करता है। एकदम। ये बात सच में गौर करने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट में आगे उन लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने इन छात्रों को बधाई दी है और जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं। जैसे मौलाना बदरुद्दीन आजमल, हाँ, और सिराजुद्दीन आजमल जो संस्थापक हैं, हाँ, और इसके अलावा फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर खजरुल इस्लाम, महाप्रबंधक डॉक्टर MRH आजाद और सुपर 40 के प्रोजेक्ट हेड अब्दुल कादिर। देखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अक्सर स्कूलों में क्या होता है, हाँ, बस एक रस्मी तौर पर बधाई दे दी जाती है। लेकिन यहाँ संस्थापकों से लेकर प्रशासकों और सीधे छात्रों के साथ काम करने वाले प्रोजेक्ट हेड तक पूरी की पूरी लीडरशिप इस प्रक्रिया में गहराई से शामिल दिख रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे मैनेजमेंट की भाषा में? इसे आप अलाइनमेंट ऑफ विजन कह सकते हैं। कोई भी संस्थागत सफलता तब तक संभव ही नहीं है जब तक कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर तक एक ही सोच काम न कर रही हो। मतलब सबका लक्ष्य एकदम साफ और एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। जब मौलाना बदरुद्दीन आजमल या सिराजुद्दीन आजमल जैसे संस्थापक एक विजन तय करते हैं कि भाई हमें दूर दराज के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देनी है, तो शुरुआत में वो केवल एक सपना होता है, एक विजन होता है। हाँ, उस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए डॉक्टर खसरुल इस्लाम और डॉक्टर आजाद जैसे प्रशासकों को संसाधन जुटाने होते हैं, सही शिक्षकों की भर्ती करनी होती है, और फिर उसे जमीन पर उतारने का काम। एकदम। फिर अब्दुल कादिर जैसे प्रोजेक्ट हेड्स उस सिस्टम को दिन रात कक्षाओं में लागू करते हैं। ये एक बहुत ही कसी हुई चेन है। और शायद यही कारण है कि ये सफलता पूरे समुदाय को अपनी जीत लगती है। बिल्कुल लगती है। जब किसी छोटे कस्बे या जिले का कोई बच्चा देखता है कि उसके पड़ोस से निकले हुए सैकड़ों बच्चे हायर सेकेंडरी में इतने जबरदस्त नंबर ला रहे हैं, तो उसका पूरा रेफरेंस पॉइंट ही बदल जाता है। हाँ, इसे समाजशास्त्र में आकांक्षाओं का स्थानांतरण या शिफ्ट इन एस्पिरेशंस कहते हैं। शिफ्ट इन एस्पिरेशंस, ये बहुत भारी शब्द है, थोड़ा समझाएंगी? मतलब जो बच्चा कल तक सिर्फ किसी तरह बस पासिंग मार्क्स लाने की सोच रहा था, वो अब 90% या लेटर मार्क्स लाने का सपना देखने लगता है, क्योंकि उसने अपने सामने किसी को ऐसा करते हुए देखा है। बिल्कुल। ये सफलता उन सभी परिवारों के लिए एक सशक्तिकरण का क्षण है जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा के उस उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। जब शिक्षा इस बड़े पैमाने पर सफल होती है ना, तो वो एक पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इस बात को अगर हम एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं, संसाधन नहीं हैं, बड़े शहरों के बाहर अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, ये तो एक आम शिकायत है। लेकिन असम के एक हिस्से में बैठा एक फाउंडेशन अगर 3500 बच्चों के साथ ऐसा चमत्कार कर सकता है,
तो देश के बाकी जिला बोर्ड या राज्य स्तरीय शिक्षा समितियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। आजमल फाउंडेशन का ये सुपर 40 मॉडल या उनका होलिस्टिक अप्रोच ये साबित करता है कि समस्या प्रतिभा या टैलेंट की नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या उस प्रतिभा को तराशने वाले इकोसिस्टम की है। अगर आप सही नियत के साथ संसाधन दें, एक सख्त प्रशासनिक ढांचा बनाएं और एक केंद्रित एकेडमिक माहौल प्रदान करें, तो असाधारण परिणाम किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से आ सकते हैं। मतलब जगह मायने नहीं रखती, नियत और सिस्टम मायने रखता है। बिल्कुल। ये मॉडल पूरे देश के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है कि कैसे मास एजुकेशन यानी जन शिक्षा में मास एक्सीलेंस लाई जा सकती है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हमने वाकई कई परतों को उधेड़ा है। हमने 3620 छात्रों और उनके 80% फर्स्ट डिवीजन के पीछे छुपे उस सख्त एकेडमिक ढांचे को समझा, हाँ, जो केवल रटने पर नहीं बल्कि 6000 से ज्यादा लेटर मार्क्स के जरिए विषय की गहरी समझ पर जोर देता है। इसके साथ ही हमने इस मिथक को भी तोड़ा कि एक शिक्षण संस्थान सभी स्ट्रीम्स में एक साथ महारत हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल। कला, विज्ञान और वाणिज्य में 92 से 96% के बीच टॉपर्स आना ये स्पष्ट रूप से बताता है कि सही बुनियादी ढांचा किसी भी विषय में उत्कृष्टता पैदा कर सकता है। और सबसे अहम बात, हमने ये भी समझा कि ये केवल एक शैक्षिक सफलता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक लहर है जो पूरे क्षेत्र की आकांक्षाओं को नई उड़ान दे रही है। नेतृत्व की स्पष्ट दृष्टि और जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन कैसे एक पूरे समुदाय को गौरवान्वित कर सकता है, ये हमने आजमल फाउंडेशन की इस रिपोर्ट से जाना। और जब इतने बड़े पैमाने पर सफलता मिलती है ना, तो वो केवल वर्तमान को नहीं सुधारती, बल्कि उस पूरे क्षेत्र के भविष्य को भी फिर से परिभाषित करती है। इसी भविष्य की बात पर एक बहुत ही विचारणीय बिंदु उभर कर आता है। हम अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और क्या हमारे युवा उस बदलाव के लिए तैयार हैं या नहीं। बिल्कुल, ये चिंता हर जगह है। के इस नतीजे को सिर्फ इस साल की अच्छी खबर के तौर पर मत देखिए। अगर हम सोचें, जब एक ही वर्ष में एक ही संस्था से लगभग 3000 उच्च स्तरीय बहुविषयक समझ रखने वाले और मेधावी युवा निकलकर समाज में, विश्वविद्यालयों में और अंततः बाजार में जाएंगे, तो सोचिए क्या होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये केंद्रित बौद्धिक संपदा या कहें कॉन्सेंट्रेटेड इंटेलेक्चुअल कैपिटल का निर्माण है। सही बात है। तो जो सवाल हमारे जहन में गूंजना चाहिए वो ये है कि अगले 10 सालों में जब हर साल ऐसे हजारों बेहतरीन दिमाग एक राज्य की अर्थव्यवस्था में जुड़ते जाएंगे, तो वे वहाँ के इनोवेशन, वहाँ के उद्योगों और पूरे सामाजिक ताने बाने को किस हद तक बदल कर रख देंगे। एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या एक मजबूत शैक्षिक संस्था केवल अपने निरंतर परिणामों के दम पर चुपचाप किसी पूरे राज्य के भविष्य की दिशा और दशा हमेशा के लिए तय कर सकती है? इस सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।